कितने थे, 8-9 जो हमने निकाले थे, कौन कौन से नाम थे उसके? गुड, एटमॉस्फेयर, एस्केप, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, स्पिरिचुअल कॉपिंग, है ना? तो उसको जो है हम बोलते हैं, उन दोनों जो आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म है और उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ठीक है, ठीक ठाक है कि नहीं है ना? उसको चेक करते हैं हम लोअर मेजरमेंट ऑफ मॉडल असेसमेंट से, जिसमें क्या क्या चेक करते हैं हम? कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, आपका फैक्टर लोडिंग ना, फिर आगे आपका डाइवर्स डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जन वैलिडिटी। तो कन्वर्जन वैलिडिटी क्या है कि वो उस चीज को मेजर कर रहा है जिस चीज को मेजर करने के लिए उसको बनाया है ना? बट इट इज मेजरिंग, इट इज सपोज टू मेजर, ठीक है? डाइवर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या थी कि सारे कंस्ट्रक्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से अलग है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या था कि जो ये रिजल्ट रिप्रोड्यूस करेगा वो रिलायबल होंगे। फैक्टर लोडिंग क्या था कि एक इंडिकेटर एक कंस्ट्रक्ट को कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, कितना क्या रिलेशन है उसका, ठीक है? एक इंडिकेटर, इंडिकेटर किसको बोलेंगे हम? आइटम कौन, एग्जांपल दो मेरे को। शॉपिंग, शॉपिंग क्या है? शॉपिंग कंस्ट्रक्ट है। आइटम क्या है? जो शॉपिंग को मेजर करेगा, है ना? आई फ्रीक्वेंटली गो आउट फॉर शॉपिंग, राइट? आई एम मोर इनटू इको फ्रेंडली शॉपिंग प्रैक्टिसेस, ऐसे करके, ठीक है? ये हो गया। फिर है एचओसी, एचओसी का मतलब क्या था? हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, गुड। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पाथ वैलिडिटी, उसका क्राइटेरिया है वो देखेंगे। इपमा है इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एनालिसिस, ठीक है? उसमें क्या करते हैं हम कि एक जो डिपेंडेंट, कोई भी एक्स वाई जेड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है? फिर है प्रेडिक्टिव रेलेवेंस, प्रेडिक्टिव रेलेवेंस जब हम कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो वो रिलायबिलिटी चेक करते हैं हम आइटम की या कंस्ट्रक्ट की, ठीक है? प्रेडिक्टिव रेलेवेंस क्या है? ये मॉडल की रिलायबिलिटी है कि मॉडल कितना एप्लीकेबल है, इसके रिजल्ट्स के ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं, ठीक है जी? ठीक है? मीडिएशन, मॉडरेशन हमने किया। मीडिएशन का एग्जांपल क्या है? क्या क्या? मीडिएशन का मीनिंग क्या था? किसी भी दो वेरिएबल के रिलेशनशिप में तीसरा कितना इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है? और वो जो होगा एक क्वांटिटेटिव नहीं होगा, वो आपका कंस्ट्रक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है? और मॉडरेशन क्या था कि एक रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो डिसाइड करेगा मॉडरेटर, ठीक है? मॉडरेटर जो है वो कैटेगोरिकल हो सकता है। कैटेगोरिकल किसको बोलते हैं? जो 1 2 राइट कैटेगरीज में है, जो सिंपली रेस हो गया, आपका इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कैटेगरीज है ना वो अलग अलग, है ना? तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट मॉडल असेसमेंट में। इसमें क्या करेंगे? कौन कौन लाया लैपटॉप? लैपटॉप किस किसके पास है? ओनली जोफल? बाकी किसी के पास? कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये है आपका सॉफ्टवेयर जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है? हम कर रहे थे बात लोअर ऑर्डर मेजरमेंट मॉडल असेसमेंट की, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, यहां टाइम बचाने के लिए कल रात को ही जो है 2 मॉडल बनाए थे, ठीक है? ये जो मॉडल अभी खुलेगा, ठीक है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक है? इस मॉडल को जो है हम बोलते हैं मेजरमेंट मॉडल, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, सिंपली
देखो ये है हमारा एंसिलरी सर्विसेज, ये है एक्टिविटीज, ये है हमारा क्या है, ये क्या लिखा है, एकोमोडेशन है, एक्लेमेटाइजेशन है, अपीयरेंस है, एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, अट्रैक्शन है और अवेयरनेस है। ये जो 11-12 कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, किसको बना रहे हैं, ये किसको बना रहे हैं, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को। हमने डिस्कस किया था ना उस दिन मॉडल, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को मेजर। आपने 10 एज पढ़ा होगा, मॉरिसन्स 10 एज पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, ठीक है, उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो इसमें 12 कंपोनेंट्स है और ये लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च हुई थी, ठीक है। तो ये है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आपका, सॉरी ये सब लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, ये जितने भी है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। और ये जो है आपके 1 2 3 4 5 6 11-12 कंपोनेंट्स हैं, ये मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे सेंटर करेंगे एक, और ये फिर ये सबको इसको उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्चुअल में, किसके, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के। इस कॉन्टेक्स्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये ये बाकी इंडिपेंडेंट। ये क्या है, ये है DRI, डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन। अभी देखना फाइनल मॉडल इसका, ये है न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट। तो लोअर फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को वैलिडेट करते हैं। इससे क्या होगा कि कंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी हमारी, उसको बोलते हैं हम लेटेंट वेरिएबल, ठीक है। अभी जैसे ये है एक कंस्ट्रक्ट, इसको 4 आइटम्स मेजर कर रही है, 4 आइटम मेजर करके एक जो पर्टिकुलर वैल्यू बनाएगी वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे और ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसका रीजन इंडिपेंडेंट ही है ये, पर उसका एक वेटेज आ जाएगा, उस पर एक लोडिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर जो है ये बड़ा स्कैटर्ड नहीं रहेगा, सिंपल ये है, बहुत स्कैटर्ड नहीं रहेगा आपका मॉडल। अभी क्या है, ये सारे ही लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था, हाइपोथेसिस जो हमेशा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के बीच में ही बनती है, आपके लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के बीच में नहीं बनती, ठीक है। ये आ गया आपका, हाँ यही है, ठीक है। ये आगे स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो फाइल इंपोर्ट की है, पता है आपको कैसे होती है फाइल इंपोर्ट, किया था हमने लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस किया था, कैसे करते हैं, फाइल्स में जाके फोल्डर सिलेक्ट करके, ना ये जो इंपोर्ट डाटा फाइल का, इंपोर्ट डाटा फाइल का ये है, ठीक है। या हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने ज्ञान का प्रोजेक्ट बनाया था, न्यू प्रोजेक्ट करके एक ज्ञान का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके लिए हमने डाटा फाइल जो थी वो लॉन्च की। जैसे ये देखो न्यू प्रोजेक्ट है ना, इसको रख लिया हमने GIAN ज्ञान 2, इसका प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ज्ञान 2, क्रिएट, इसमें आ रहा ना ऑप्शन इंपोर्ट डाटा फाइल एंड क्रिएट मॉडल। तो इंपोर्ट डाटा फाइल में जो भी डाटा, जिस भी डाटा को आपने जो है वो, जो आपने एक्सेस लीड की बात की थी हमने उस दिन की थी कि क्वेश्चंस एक तरफ और रिस्पोंडेंट एक तरफ, तो उसी फाइल को यहां लाना है, ठीक है, उसी फाइल को लाना जो कि नंबर्स में होगी, जो ऑफर के राइट में लेफ्ट में। समझ आ रहा है, क्या समझ आया, कुछ भी नहीं ना, नहीं आएगा क्योंकि बीच बीच में आप लोग एब्सेंट रहे। इंपोर्ट देखो एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल यह है कि मोनेस्ट्री जाने के लिए, अगर आपने मोनेस्ट्री जाना है तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, या मस्जिद आना कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा कि आपका सर ढका हो, आपकी डिसेंट ड्रेसिंग हो, है ना। तो इस सॉफ्टवेयर में वही डाटा लाएगा जो डिसेंट होगा, क्राइटेरिया है उसका फिक्स किया हुआ कि वो सिर्फ नंबर में होना चाहिए, वो वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसा ही क्राइटेरिया है। अगर उसकी फिर मॉडलिंग होगी, कुछ भी आपका उसका चेंज करना है, जो मोनेस्ट्री के अंदर चेंज आएगा तभी आएगा जब उसमें क्राइटेरिया फिट बैठेगा वो, ठीक है। इफ ही और शी वांट्स टू अंडरस्टैंड द बुद्धिज्म especially in the villages, in villages in majority of the cases people are more into speaking this local Bhoti language, right, बुद्धिस्ट लैंग्वेज जो भी है, लद्दाखी जो भी है, ठीक है। तो वो वहां पे जाके अगर उसका क्राइटेरिया अलग कर देगा तो नहीं आएगा समझ, वो मॉडल नहीं बनेगा। वैसा ही यहाँ इस सॉफ्टवेयर में क्या है, इस सॉफ्टवेयर में क्या है, आपका जो डाटा आएगा उसका एक सेट है, वो होना चाहिए नंबर्स में, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर में तो खाली पड़ा है,
सॉफ्टवेयर में जो खाली है आपका, एक आपके पास ऐप है, फोन जो है कॉन्टैक्ट की ऐप है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो एक बार, आप सिर्फ उस ऐप को डिलीट करो, आपके सारे नंबर जो डिलीट हो जाएंगे उससे, ठीक है। और बिना उस ऐप के आप नंबर भी सेव करके देखो, नहीं होगा ना, एक इंटरफेस चाहिए आपको। तो यहां पे जब मॉडलिंग बनाएंगे, हम डाटा टेस्टिंग करेंगे, तो उसके लिए डाटा तो चाहिए ना हमें, यही है बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, हम डाटा फाइल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया डाटा फाइल। डाटा फाइल कहां से इंपोर्ट करेंगे, जहां आपने रखी है, हमने रखी थी ये डे 6 में जो है, जो थे हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। डे 6 से जो है हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट कर लिया, आगे फाइल, ठीक है। ये सारे AW1 AW2 AW3 क्या है, इंडिकेटर्स हैं, किसके, अवेयरनेस के। अवेयरनेस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसके लिए, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। वैसे ही ये ATT1 हमने नेमिंग की बात की थी जब क्वेश्चन डिजाइनिंग की बात कर रहे थे, तो यहां पे हमें जो है आइडेंटिफाई करना इजी हो रहा है। ATT1 मतलब मेरे क्वेश्चनियर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था अट्रैक्शन का, वो है ये। समझे आप लोग, नहीं समझे, सही था, समझ रही, आ रहा समझ, है ना, आपने तो काम किया, आपको तो आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ये आ गई आपकी कि AW1 जो है क्वेश्चन, उसको कितने लोगों ने हमने किया था, इसको 403 की बात की थी ना उस दिन, कि सैंपल जो था हमारा 403 का था, ठीक है। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 को 403 लोगों ने जो है वो रिप्लाई दिया है, तो उसका एवरेज रिप्लाई कहां पे फॉल कर रहा है, 4.85। वैसे ही बाकियों के लिए है ये, ठीक है। स्केल क्या थी, मिनिमम थी 1 और मैक्सिमम था 5। जो रेटिंग हमने की थी, स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री, 5 का था ना वो, वही स्केल की बात कर रहा है ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये आ गया, ठीक है, फाइल आ गई। फिर ज्ञान 2 के अंदर क्रिएट मॉडल, ठीक है, चूज क्या करेंगे हम, PLSM, राइट, इसको लिख दिया हमने GIAN2, ठीक है, ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है, उसको लेटेंट वेरिएबल में उसकी वेटेज क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले क्या रहता है हमारा, ये है, सेलेक्ट किया इसको हमने, ठीक है, इसको ड्रैग किया है यहाँ पे, 1 2 3 4 जैसे ही सबको ड्रैग किया और ये सब किया, फिर क्या किया, हमारे पास आ रहा समझ, यहीं से ड्रैग करना है अपना, ये देखो, ये अट्रैक्शन, ये ठीक है, इसको कर लिया। जब तक एक कंस्ट्रक्ट दूसरे से नहीं मिलेगा, ये ब्लू नहीं होगा, और ब्लू नहीं होगा इसका मतलब आपके मॉडल में कुछ ना कुछ खराबी है, ठीक है। वैसे ही ये है आपके ऑप्शंस, ये लेटेंट वेरिएबल, या तो आप इंडिविजुअली क्रिएट कर लो इन चीजों को, जैसे AW जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, और लेटेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अभी देखना ये मॉडल, ठीक है, बेसिक कैसे हमने इसको ड्रैग करके ये किया, ठीक है। हम जाते हैं अपने जहां पे हमने एग्जैक्टली बनाया है, ये ऐसे बन जाएगा, हम सब इनको ड्रैग करके इधर इधर ले जाएंगे, ठीक है, फिर इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, सब सारी ऑप्शंस इधर हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट में जाके PLSM एल्गोरिदम, ठीक है, दिख रहा है आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा, जब पेपर रिसर्च पेपर शुरू करेंगे आप तभी आएगा। ये देखो, ये PLSM ब्लू दिख रहा है आपको, यहाँ पे किया आपने क्लिक, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ कमांड देनी है, ठीक है, ये आ गया। इसके रिजल्ट्स कहां से देखेंगे हम, इसके रिजल्ट्स देखेंगे हम, किसकी बात कर रहे थे हम, फैक्टर लोडिंग की या आउटर लोडिंग की, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, आउटर लोडिंग पढ़ सकते हैं आप, ये इसमें हम वैल्यूज चेक करेंगे, किसकी वैल्यूज बताएगा, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन की वैल्यू बताएगा, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन थे ना उनकी वैल्यू बताएगा, और हमने कितनी की थी उसकी 0.708 या उससे ऊपर होगी तो उस आइटम को जो हम रख लेंगे कि वो हमारे काम की चीज है। क्राइटेरिया है ना, मॉनेस्ट्री जाने के लिए क्राइटेरिया है, हम मॉनेस्ट्री लेके जा रहे हैं इनको, तो इनके लिए क्राइटेरिया रखा है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि हर इंसान जो है इंडिविजुअल, वो उसकी वैल्यू कम से कम 0.708 होनी चाहिए, ठीक है। ये वो क्यों होनी चाहिए, वो अलग बहस का वो है, रिसर्च का विषय है, ठीक है। ये आ गया आपका आउटर लोडिंग, हमने चेक किया, सबकी कितनी है 0.708 से ऊपर, 0.708। अब आप बोलेंगे ये तो रेड है, 0.708 से कम है। अब इसके लिए एक और क्राइटेरिया है, रिसर्चर्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसका इतना है, कोई बात नहीं, हमें कुछ और पैरामीटर भी चेक करने हैं, कि ठीक है जूते डाल के नहीं आया, कम से कम पैंट तो पूरी डाल के आया मॉनेस्ट्री के लिए, तो दूसरे पहले जूते मत देखो आप लोग, पैंट भी देखो उसका,
समझ रहे हैं आप लोग? तो एक क्राइटेरिया हो गया एंट्री के लिए कि जूते, इसके बाद चलो सबने इन्होंने जूते जूते इक्वल टू 0.708, एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, फिर उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया भी रखा है उसके लिए, वो है ABE, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टर। अगर उसकी वैल्यू बोला 0.50 है, 0.50 है, तो आप इस चीज को जो है वो एंटर कर लोगे, आप बोलोगे कि ये बंदा ठीक है, इसको एंट्री करने दो। क्लियर? आ रहा समझ? क्राइटेरिया है चीजों को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमने बात की किसकी? ABE की बात कर रहे थे हम। किसकी थी? किसकी बात की थी हमने? एवरेज, इसमें कौन सा था पॉइंट? वो था, रुको, APPE1 है ना, अपीयरेंस का देखेंगे हम। ये इंडिकेटर लेवल पे थी आपकी, इंडिकेटर लेवल पे है इसकी ये रिलायबिलिटी। अब हम कंस्ट्रक्ट लेवल पे देखेंगे। कंस्ट्रक्ट लेवल किसका देखेंगे? APE कंस्ट्रक्ट को देखेंगे, ठीक है। ये चले गए हम, सब कुछ सॉफ्टवेयर में है ऑलरेडी, ठीक है। अब तो रिसर्च बहुत इजी होगी। APPE था ना, ये था, ये था ना। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसकी AVE की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये है AVE, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टर, 0.50 से ऊपर, 0.50 या उससे ऊपर। APPE ये आ गया ना, कितनी है? 0.596। तो इसको रख लेंगे हम, क्या नहीं रखेंगे? इसको रख लेंगे, इसको हम अपनी रिसर्च के लिए रख लेंगे कि ये हमारे काम की चीज है। तो लोअर मेजरमेंट मॉडल असेसमेंट बोलते हैं इसको, या लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। ये क्यों करते हैं कि कौन सी आइटम्स, कौन से कंस्ट्रक्ट को हमने फर्दर अपने मॉडल में रखना है या हटाना है। सिंपल सॉर्टिंग, ठीक है। ये हो गया, ये क्राइटेरिया आ गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फाइनल, ठीक है, असेसमेंट क्राइटेरिया। तो हमने क्या कर लिया? फर्स्ट बोलता है HOC फॉर्मेट मेजरमेंट रिजल्ट्स सपोज, ये आ गया हमारा, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, जिसमें हमने फैक्टर लोडिंग ये सब चीजें देख ली। अब हम जाएंगे सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल के जाएंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट, इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। ये है, मैंने ऑलरेडी जो है वो मॉडल बना के रखे थे टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। अब हम जाएंगे HOC वैलिडेशन के लिए। ये आ रहा है समझ आपको कैसे बना? नो? यस, नो? नो, गुड। हमने क्या किया, जब हम इसको मेजर कर रहे थे, जब हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का काम कर रहे थे, उसको कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, उसमें एक कंसेप्ट आया आपका, उसमें एक कंसेप्ट आया आपका लेटेंट वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल में क्या है? डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। लेटेंट वेरिएबल्स को क्यों तीन दिखा रहा है? ये नहीं, जब हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, इसमें किया हमने, ठीक है, ये आया हमारा लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट असेसमेंट या मेजरमेंट मॉडल असेसमेंट, नजाकत मेजरमेंट मॉडल असेसमेंट कर रहे थे। तो हमने क्या, एक वैल्यू चेक करते हैं हमें उसमें, लेटेंट वेरिएबल कंस्ट्रक्ट, लेटेंट वेरिएबल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये आपकी आ गया। पहले जो था ACC एक्सेसिबिलिटी की वैल्यू, एक्सेसिबिलिटी की वैल्यू क्या था पहले? इसको हम 4 आइटम से मेजर कर रहे थे, 4 क्वेश्चन थे ना, उससे मेजर कर रहे थे इसको। पर लेटेंट वेरिएबल क्या है? जो भी 403 लोग जो हमारा सैंपल था, उन सब की वैल्यूज को ये कंबाइन कर देता है। तो ये हमें एक वैल्यू दे देगा उसका, एक्सेसिबिलिटी की एक वैल्यू दे दी उसने। वैसे ही
ACCLI एक्लेमेटाइजेशन आ गया, एकोमोडेशन आ गया, ACTI एक्टिविटीज आ गया, अल्ट्रुइज्म आ गया, एंसिलरी आ गया, अपीयरेंस आ गया, एश्योरेंस, उसका सब जो है वो 4 वैल्यू की जगह जो है, जो हम 4 चीजों से मेजर कर रहे थे ना, उसको 4 क्वेश्चन को उसको क्लब कर देता है, एक तरह से मीन बना देता है उसका। ठीक है, तो हम उसको जो है वो फर्दर मॉडल के लिए अपीयर करते हैं। पर ये जो चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हैं यहां तक AW11, ये किसकी इंडिकेटर्स हैं, किसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के। ठीक है, तो इसकी वजह से हम जो है वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मॉडल जो है वो हमारा बनता है डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस विच इज लीडिंग टुवर्ड डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन, और जिसका मीडिएशन करता है उस रिलेशनशिप का, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस और डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन का जो 2 वेरिएबल है उसको मीडिएट करता है न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, और वो मॉडल कैसे बनाया था हमने, लिटरेचर पढ़ के, है ना। आ रहा है समझ, कुछ नहीं आ रहा है तो बोला था मैंने आप लोगों को लैपटॉप लेके आना, आप लोग क्या लैपटॉप नहीं है, फोन तो आप लोगों ने एप्पल के रखे हैं। प्रायोरिटीज है ना लाइफ में, प्रायोरिटीज है, क्या करें, राइट और रॉन्ग, प्रायोरिटीज है ना हमारी लाइफ में, कि मुझे तो फोन दिखाना है 1 लाख का, 1,20,000 का, है ना, पर 20-25,000 का लैपटॉप नहीं लेना। क्यों, लैपटॉप इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम्स ओवर फोन। ठीक है, ये चीजें हैं, कोई बात नहीं, लेट्स कम। ये एरोस ठीक लगाई है हमने या गलत लगाई है, ये बताना मुझे। ये जो एरोस है, ये डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस जो है वो एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होगा, डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये है फॉर्मेटिव वन, तो इस केस में हमने इसको एरो जो है वो उल्टे लगाए। मैं आपके लिए रखे थे ये, कि मैंने बोला आप बोलेंगे कि सर ये गलत किया है, और आपने बोला भी, है ना। ठीक है, तो ये ऐसे होना था एक्चुअली, सॉरी, ये ऐसे होना था। ठीक है, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल था ये। आपकी जो पहले आइटम्स थी, एक्लेमेटाइजेशन जो थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, 3 आइटम्स थी ना उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वहां से जो है ये चीजें बनाई है हमने, इसको हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। जो हाइपोथेसिस असेसमेंट होता है वो इसी स्टेज पे होता है आपका। ठीक है, हायर ऑर्डर, हम बात कर रहे थे ना लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जब बनाए थे हमने मेजरमेंट मॉडल, तो हमने बोला कि वहां हाइपोथेसिस की बात नहीं करेंगे, हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे इस स्टेज पे आके। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बनेगी डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस एज अ इंपैक्ट ऑन एनटीपी था हमारा न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स, एनटीपी हैज अ इंपैक्ट ऑन डीआरआई डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस हैज इंपैक्ट ऑन डीआरआई डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन। ठीक है, नहीं नहीं ना, गुड। आप मुझे सिंपल ये बता दो, इसको देख के आपको कौन सा मॉडल आ रहा है यार, ये कौन सा मॉडल है, इसको, इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, सिर्फ इसको और इसको देख के बताओ, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव, ये कंस्ट्रक्ट कौन सा है, ये कंस्ट्रक्ट कौन सा है। जब हम मीडिएशन की बात करते हैं तो इस रिलेशनशिप में मीडिएटर कौन सा है, इतना कुछ तो पता है आप लोगों को, और क्या चाहिए, दिस इज द बेसिक, यू नो ऑल दीज थिंग्स, है ना। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, एरोस, एरोस क्या शो कर रही है, एरोस, एरोस, दीज एरोस, ये क्या, ये चीजें डीआर एंड डीआर2, इंडिकेटर, आइटम्स, क्वेश्चंस, इतना ही है। और जब हम मीडिएशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको यहां पे हम कोई नंबर रिज्यूम कर लेते हैं, जनरली हमने जो स्टडी किया था उसमें क्या था, P1 यहां पे था, P2 यहां पे था, P3 ये था, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनाती है, इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये और ये क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट, इनका, इसका और इसका सम जो है वो टोटल इफेक्ट होता है। यही है बेसिक रिसर्च, जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल कम टू नो। हम भी भूल जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें हमेशा याद रहता है। ठीक है,
कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं जो बेसिक है कि मॉडल कैसे बनेगा, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, वो सब चीजें, पर बेसिक जो आप आंसर कर रहे हैं वो इतना ही है। एंड मेनी ऑफ द रिसर्चर्स डोंट नो दीज बेसिक्स, इट्स ट्रू। ठीक है, तो ये आपका हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे ही आप जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हमने पता करना है, और एक और चीज मैं बताऊंगा, द डे यू विल स्टार्ट assuming variables as human being, research will be easy for you। टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन को एक आप ह्यूमन बीइंग समझो, तो उसको कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही है ना? एक ह्यूमन है जो सर्विस क्वालिटी है, एक ह्यूमन है जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक ह्यूमन हो सकता है पर्सनलाइज सर्विसेज है। तो जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो उन सब चीजों को आप कैसे एज्यूम करो, दे आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो तब जो है रिसर्च ज्यादा इजी हो जाएगी, तब आपको लगेगा अच्छा उस चीज का उस चीज के ऊपर इंपैक्ट होता है, वो चीज ऐसे बनती है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। लेट्स कम बैक। ओके, तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे हम, कुछ चीजें हैं जिनको हम चेक करेंगे। एसटीएमटी वैल्यू है हमारी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी बोलते हैं उसको। डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी क्या बोलती है, या क्रॉस लॉडिंग है, वो क्या बोलते हैं कि जो चीज जिसके लिए बनाया है वो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग है। कि अगर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म में एस्केप की, तो एस्केप जो है वो एस्केप कंपोनेंट्स को ही मेजर कर रहा है, वो स्पिरिचुअल कोपिंग को नहीं मेजर कर रहा। ये है डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी। ठीक है, ये आ गया आपका आउटर लोडिंग, क्या बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, एल्गोरिथम ये हमने उसका बात कर लिया पॉइंट्स। अच्छा, ये देखो एटीटी में क्या है, एटीटी में क्रॉनबेक, देखो फैक्टर्स के लिए जो है आपकी कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी के लिए क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू भी मेजर करते हैं और आउटर लोडिंग भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्रॉनबेक अल्फा में क्या है 0.699 है ये वैल्यू, है ना, पर हमने तो बोला ये 0.70 होनी चाहिए, है ना, तो ये तो कम है। फिर क्यों रखा है हमने इस चीज को, फिर हमने क्या चेक किया है इसका, ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम 0.50। ठीक है जी, इसलिए हमने इस चीज को रख लिया है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है हमारी कि सिंपली इसका कॉन्टेक्स्ट है 0.85 से कम आना चाहिए, 0.85 जहां तक ये है। ठीक है, एक्सेस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एसटीएमटी, ठीक है, 0.85 से ही कम होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू जो है आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो 0.85 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा आपको। ठीक है, ये है लेटेंट वेरिएबल्स। लेटेंट वेरिएबल्स क्या है, जब हम लेटेंट वेरिएबल्स जो हमने शीट ली थी, डाटा शीट, ठीक है, डाटा शीट एक बार जो फिर एसटीएमटी की मिनिमम वैल्यू चेक करना प्लीज, एसटीएमटी मिनिमम वैल्यू, ये है हमारे पास क्वेश्चनियर। ये था हमारे पास क्वेश्चनियर, सॉरी ये आपका जब हम थे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की मेजर कर रहे थे, उसकी असेसमेंट कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हमने वैल्यूज ली थी इंडिविजुअल आइटम बेस्ड, इंडिविजुअल आइटम का रिप्लाई बाय 403 पीपल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन चार वैल्यू, इन तीन वैल्यूज को जो AW1 AW2 और AW3 उसकी क्लब करके एक वैल्यू बना दी। हमने नहीं बनाई, वो सॉफ्टवेयर ने बना के दे दी। और क्या आया हमारे पास, जिसको हम लेटेंट वेरिएबल बोलेंगे, ये आ गया हमारे पास। ये देखो एक्सेसिबिलिटी की उसने एक वैल्यू कर दी वहां पे। ठीक है, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में क्या करते हैं हम, कंट्रोल सी, क्या था ये, एक्सेसिबिलिटी था, ACC, एक्सेसिबिलिटी सिंपल ये है, एक्सेसिबिलिटी जो भी हमने 4 5 6 आइटम से मेजर किया, उसको हमने सिर्फ एक वैल्यू से जो है वो रिप्लेस कर दिया।
क्या है, STMT का वैल्यू चेक किया आपने, STMT मिनिमम वैल्यू फॉर STMT इट्स 0.85 आई थिंक। ठीक है, सिंपल ये है कि इसको हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया, चार जो स्टेटमेंट से आइटम थी उसको एक वैल्यू से, उसके लिए क्या है कि हम वो एक कंस्ट्रक्ट, पहले वो आइटम से मेजर कर रहे थे, वो एक कंस्ट्रक्ट में आ गया, एक सिंगल वैल्यू में आ गया, कंस्ट्रक्ट में आ गया। उससे क्या है, उस कंस्ट्रक्ट का जो है वो हम वेटेज ले लेंगे, वेटेज उसका कितना वेटेज है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए। मान लो ये हमने एक्सेसिबिलिटी के ले लिया, तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो का कितना परसेंट रोल है डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के लिए। अवेयरनेस है, अवेयरनेस को हमने चार आइटम से मेजर किया, फिर हमने उसको जो भी सेंट्रलाइज वैल्यू आई हमारी, उससे हमने ये पता किया कि उसका अवेयरनेस कंपोनेंट का कंस्ट्रक्ट का डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के लिए कितना रोल है, कितना वेटेज है। ठीक है, और जब वो वेटेज निकालते हैं हम उसको हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, कम बैक टू दी, ये लेटेंट वेरिएबल्स में हमने, ये मैंने सिर्फ 15 रिस्पोंडेंट का लिया था, ये ऐसा टेबल बनेगा 403 के लिए जितने आपके सैंपल में लोग हैं। ठीक है, ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आ गया आपका, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आ गया, कौन सा है ये, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। ठीक है, आफ्टर रनिंग बूटस्ट्रैपिंग, फिर एक बूटस्ट्रैपिंग करके एक जो है वो है इसमें मेथड है, उसको हम रन करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग क्या है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग सैंपल है उसके वो रीसैंपलिंग करता रहता है खुद में ही। सॉफ्टवेयर की ऐसे वो प्रोग्रामिंग है कि खुद से ही वो रीसैंपलिंग अलग अलग सैंपल करके जो है 5000 के आसपास जो है वो अलग अलग सैंपल बनाता है खुद की कैलकुलेशन में। ठीक है, जैसे जनरल रिसर्च में क्या करते हैं हम, एक पॉपुलेशन होती है उसका एक ही सैंपल लेते हैं, जनरल पॉपुलेशन होती है उसका एक ही सैंपल लेते हैं, बट स्मार्ट पीएलएस क्या करता है, जो आपने सैंपल उसको दिया उसका वो एज्यूम्पशन करके रीसैंपलिंग करता है, अलग अलग सैंपलिंग करता है, फिर उसी के बेसिस पे वो रिजल्ट देता है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आउटपुट है, ये दिया है आप इसमें क्राइटेरिया है। ठीक है, आउटर वेट इज सिग्निफिकेंट। अब इसमें जो जो हमने लेटेंट वेरिएबल बनाए उसमें से किसको रखे गए और किसको नहीं रखेंगे। जो हमने लेटेंट वेरिएबल्स आए ना हमारे पास कंस्ट्रक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, अवेयरनेस हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, ये सब, उसमें से किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। तो ये बोलता है अगर उन पैरामीटर्स का, उन कंस्ट्रक्ट का आउटर वेट जो है वो सिग्निफिकेंस है तो उसको रख लेना है, अगर नहीं है तो फिर हमने आउटर लोडिंग देखनी है। आउटर लोडिंग में भी अगर 0.50 से ऊपर है वैल्यू, 0.50 से ऊपर है वैल्यू तो उसको रख लो, आइदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। और अगर 0.50 से कम है तो उसका चेक करो, अगर सिग्निफिकेंट है तो, अब सिग्निफिकेंट कैसे है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट है तो रख लो, अगर नहीं है तो उसको रिमूव कर दो। बहुत लंबा क्राइटेरिया है। एक आइटम जो है, एक कंस्ट्रक्ट जो है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, रखने के लिए, रिटेन करने के लिए बहुत सारे, क्योंकि आपने देखो 403 लोगों से उस कंस्ट्रक्ट के ऊपर पूछ बात की थी ना, तो आपकी मेहनत जाया ना जाए तो रिसर्चर ने ये प्रोसेस रखा है। अगर मान लो आपने ये सैंपल जो आपका 403 का है, 403 का सैंपल कलेक्ट करने के लिए इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स, है ना, और उसको 6 मंथ कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि नहीं नहीं ये जो है वो मिनिस्ट्री में जाने लायक नहीं है, तो क्या होगा, रिसर्चर को पेन होगा ना। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर हाउ टू रिटेन इट। ठीक है, थ्रू लॉजिकल रेफरेंसेस। ठीक है, अब रेफरेंसेस क्या होते हैं, किसी काम को वेटेज देना, सपोर्ट करना, एकेडमिक थ्रू साइंटिफिक थिंग्स। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। अब हम ये देखते हैं आउटर वेट। अब इसमें गए हम लोग, हमने रन किया क्या, बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग की बात की ना हमने, अभी रन किया, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कमांड देनी है। ठीक है, कमांड देनी है, क्या किसकी बात कर रहा था वो, आउटर वेट सिग्निफिकेंट होंगे तो रख लेंगे, है ना। तो आउटर वेट का ये बना हुआ देखो, यहां से टेबल आ गया, सिग्निफिकेंस पी वैल्यू जो है वो दिखाती है कोई चीज सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हमने सिर्फ क्या देखने हैं इसमें, जो डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं। डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के इंडिकेटर जो है शुरू से सारे रेड हैं, ये जो ग्रीन है वो कौन सा है, ग्रीन मींस इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिंपली सॉफ्टवेयर बड़ा इजीली वो देता है। अश्योरेंस, एश्योरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, बोलता है इसको रख लो। फिर उसके बाद क्या है आपका, अवेयरनेस भी सिग्निफिकेंट है, उसको रख लो। ये बाकी जो है इसको नहीं रखें, इसको कंसीडर नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एलओसीज की, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की। ठीक है, यहां से दो अवेयरनेस और कौन सा आ गया,
एश्योरेंस जो है फिर क्या बोलता है उसमें, फिर बोलता है आउटर लोडिंग पे जाओ। आउटर लोडिंग कहाँ है, कहाँ है आउटर लोडिंग, ये इसमें क्या बोलता है, जिसकी वैल्यू 0.50 से ऊपर है उसको रख लो, बेशक वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। वैल्यू कहां से चेक करेंगे हम, ये ओरिजिनल सैंपल। एक्सेसिबिलिटी की 0.59 से ऊपर है, 0.50 से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की वैल्यू कितनी है, ये टेबल ओरिजिनल सैंपल जहां पे लिखा है 0.533। तो हमने क्या बोला है, आउटर लोडिंग अगर 0.50 है या उससे ऊपर है, इवन की इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, वी विल रिटेन दैट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 0.344 है ना, पर उसने क्या बोला था 0.50 या उससे ऊपर हो, है ना। तो ये उससे ऊपर हो तो ऊपर तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि लोअर है पर सिग्निफिकेंट है तो रख लेंगे। सिग्निफिकेंट जो है ग्रीन वैल्यू से दिखा रहा है कि सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ऐसे ही है सब क्राइटेरिया। इसमें लगभग जब AW अवेयरनेस तक जा रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये चीजें जो है दे हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मेजरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। क्लियर, क्या हुआ, ठीक है। फिर यहीं से हम हाइपोथेसिस चेक कर लेते हैं। ये हाइपोथेसिस का यहां पे चेक करने का है पाथ कोफिशिएंट्स। पाथ कोफिशिएंट्स ये है डीपी इस, ये देखो, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है ना, पूरा मॉडिफाई, पूरा विजुअलाइज करके देता है आपको, ठीक है। अगर जिस जिसका भी मन रिसर्च में जाने का है, दे मस्ट ट्राई टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। डीपी इज, ऐसे एरो बनाया DRI, इसका मतलब क्या है, डीपी और DRI का रिलेशनशिप कैसा है, डीपी और एनटीपी का रिलेशन कैसा है, एनटीपी और DRI का रिलेशनशिप कैसा है, सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट मतलब वेटेज है कि मतलब है इस रिलेशनशिप का कुछ की नहीं है, दिस इज व्हाट, मतलब है कि नहीं है, भाई बेहुदा तो नहीं है चीज, ये फालतू तो नहीं है, फालतू है कि नहीं है, ये पाथ कोफिशिएंट बताएगा आपको। पाथ कोफिशिएंट मेजरमेंट या असेसमेंट जो है वो बताएगी कि कोई रिलेशनशिप जो है वो बेहुदा है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्या, कोई भी रिलेशनशिप आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप होंगे, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, वो आप स्टैटिस्टिकली मेजर करेंगे कभी, उसके लिए रिसर्चर बनना पड़ेगा। फिर वो रिसर्च सच बताएगी, फिर आपको भरोसा नहीं होगा, बोलेंगे रिसर्च गलत बोल रही है ना, ठीक है। अच्छा, ये है कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस हैज अ सिग्निफिकेंट, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन। सिग्निफिकेंट कहां से पता चला कि ये चीज काम की है कि नहीं है, ये कहां से पता चला, इन P वैल्यू से, ठीक है। P वैल्यू अगर 0.05 से 5 या उससे नीचे रहती है तो, अब ये बोल रहा है ना, जॉर्फल ने किया है काम इसलिए बोल रहा है, वैल्यूज को रिपीट करवा रहा है, ठीक है ना। तो 0.05 से जब 0.05 या उससे नीचे रहेगा तो उसको हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। आप किसी को कितना टॉलरेट कर लेते हैं, एक लिमिट होता है ना, कि इससे नीचे आएगा तो छोड़ देंगे, यही है, वही है चीज ये, ठीक है, एक क्राइटेरिया है। तो डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस हैज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन। मतलब अगर डेस्टिनेशन परफॉर्म अच्छा करेगी, किस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा करेगी, जो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे 10, अकोमोडेशन अच्छा करेगा। अब अकोमोडेशन कैसे अच्छा करेगा, उसमें क्वेश्चन थे कि आपको लगता है कि द प्राइस ऑफ द होटल इज वैल्यू फॉर मनी, वो वैसे पता चलेगा। आपको लगता है कि यहाँ पे जो है सफिशिएंट सफिशिएंट क्या बोलेंगे उसको, फैसिलिटीज आर देयर इन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन के अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है, उससे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस किसके बेसिस पे किया आपने, उन बेसिस में कौन कौन से बेसिस थे, क्वेश्चन थे ना नीचे, वहां से उठ के हम यहां तक पहुंचे डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। तो डेस्टिनेशन परफॉर्म करेगी उन 10 कॉन्टेक्स्ट, 10 इंडिकेटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो टूरिस्ट रिविजिट करेगा ही करेगा। लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च हुई है, ठीक है। फिर बोलता है डेस्टिनेशन परफॉर्म अच्छा करेगी, डेस्टिनेशन परफॉर्म अगर अच्छा करेगी तो नए टूरिज्म प्रोडक्ट भी आएंगे। पर लास्ट वाली रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने पूछा कि अगर हम यहां पे नए टूरिज्म प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो क्या आप रिविजिट करोगे, इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इट इज सिग्निफिकेंट बट इट इज अ नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, उल्टा है ये। अगर आप
नए प्रोडक्ट नहीं डेवलप करोगे तब हम जरूर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। इसका मतलब ये है कि जब हमने वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2017 की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें क्या था, फर्स्ट और सेकंड रीजन क्या था कि लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्रैवल टू लद्दाख फॉर कल्चर एंड एडवेंचर। अब कल्चर में क्या नया लाएंगे आप? कल्चर इज सपोज टू प्रिजर्व, है ना, इट इज सपोज टू प्रमोटेड। ऐसा नहीं है कि कल्चर में आपने टोपी चेंज कर दी, है ना, या जो हमारे लोकल शू है उसको चेंज कर दिया, नो, देन योर टूरिस्ट विल नॉट रीविजिट। ठीक है, पर डेस्टिनेशन परफॉर्म अच्छा कर रही, इट कैन बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आपने नया बुटीक होटल खोल दिया जो भी वो है, या नए टूरिज्म बेसिस पे कोई कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ठीक है, पी का वैल्यू ये अगर ये कोएफिशिएंट मतलब 0.50 से ऊपर आएगा, फिर 0.50 से ऊपर आएगा मतलब उसका कोई रिलेशन का मतलब नहीं है। फिर दोबारा वो भी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसर्च। रिसर्च में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, क्योंकि आप लॉजिक के साथ चले होते हैं। तो अगर मान लो आपने ये बोल दिया, ये उल्टा होता कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस इज नॉट लीडिंग टू टूरिस्ट रिविजिट, है ना, तो वो औरों के लिए रेफरेंस हो जाता कि उस रिसर्चर ने काम किया है और उसने बोला है कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस और डेस्टिनेशन रिविजिट का कोई रिलेशन नहीं है ना, तो नया रिसर्च करना था। वो रिसर्च भी रिसर्च है, जो जरूरी थोड़ी ना इट्स थिंग्स आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट ओनली, या कोई रिलेशन जो है वो वेरिएबल है। आपकी रिसर्च ऐसी हो सकती है जिसका कोई मतलब, जिसका रिलेशनशिप, कोई रिलेशन मायने नहीं है, तो औरों के लिए नॉलेज है ना वो, कि भाई लेट्स सी वी कैन डू into other areas except this because other researcher has already verified like there is a no relationship, simple। ऐसे ही है, कोई XYZ विलेज है, XYZ विलेज है, वहां जो है जॉफल जाके आया, जॉफल का एक्सपीरियंस रहा कल्चर के ऊपर कि बोला कि नहीं है, चलो रुबीना गई, रुबीना ठीक है, रुबीना गई रुबीना किसी गांव गई, ठीक है, तो वहां पे इसको कल्चर पसंद नहीं आया, मतलब बोलती कि नहीं वैल्यूएबल नहीं है। फिर मान लो EGM वाले जो है वो इसके पास आए, रुबीना के पास, कि क्या आप वहां पे, क्योंकि वो रिसर्चर है ना, वो उसने वो उस पे रिसर्च की हुई है, गांव गए मतलब रिसर्च की है उसने। आपने 4-5 कोई भी रिसर्चर जो है EGM से आया और रुबीना को मेल किया कि इज इट फाइन टू डू गो टू दैट प्लेस, उसने बोला नो नो दिस इज नॉट वेरीफाइड, तो वो रेफरेंस है, समझे आप लोग, वो उस रिसर्च वो जाके आया, आपने क्यों वहां टाइम वेस्ट करना फिर? अगर वो रिलेशनशिप किसी और रिसर्चर ने बोला कि सिग्निफिकेंट नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने क्यों टाइम वेस्ट करना, वो तो आपके लिए रेफरेंस होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या था हमारा, ये आ गया आउटर लोडिंग, हमने कर ली बात। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गया हमारा, ठीक है, ये दिखा रहा है, यहां तक कर लिया हमने। डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस का इंपैक्ट किसके ऊपर, डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन के ऊपर, ठीक है, और डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस का न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट के ऊपर, और न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, अगर आपने किसी जगह लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक टूरिस्ट के ओपिनियन में, क्योंकि इस रिसर्च में जो रिस्पोंडेंट थे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे, अगर आप लद्दाख में नए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू रिविजिट दिस प्लेस। ठीक है, हमारे पास जो है हमने उसी को ही शोकेस करना है। इफ यू आर गोइंग टू ओपन अप क्लब्स, नाइट हाउस here, नाइट लाइफ here, it is not going to attract them, right? If you have adventure activities, if you have cultural promotion, cultural showcasing, local food, तब कुछ बात बनेगी। ठीक है, मीडिएशन एनालिसिस, हाँ ये बहुत काम की चीज है, इसकी फोटो क्लिक करो सब लोग एक बार। डन, अब वापस जाते हैं हम इस पे। ठीक है जी, तो कौन सा मीडिएशन है हमें कैसे पता चलेगा, ये नो मीडिएशन है, पार्शियल मीडिएशन है, फुल मीडिएशन है, कैसे पता चलेगा बताओ, कैसे पता चलेगा बताओ, निकालो कॉपी पेंसिल निकालो, कॉपी पेंसिल निकालो, वो टेबल वो बनाओ,
जो था हमारा मेडिएशन वाला था ना एक डायग्राम, वो बनाओ। वो बनाओ, कौन सा? हाँ गुड, बनाओ। आ गया P1, P1, P2, P3। नीचे लिखो इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। हाँ नहीं नहीं, नीचे थोड़ा नीचे लिखो, स्पेस अलग से। इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? P1 इंटू P2, P1 इंटू P2। अब वो फोटो में, फोटो थी ना वहां पे, उसमें P1 और P2 की वैल्यू क्या आएगी? P1 और P2 की वैल्यू क्या आएगी? इसको मत देखो ना, P1 और P2 क्या आएगा, आपने इसको पढ़ना है। अब पढ़ना भी तो सीखना ही है। सबसे पहले क्या है, ये इसको डीपी लिखो यहाँ पे, यही बनेगा मॉडल आपका। ठीक है, ऐसे ही मॉडल बनाओ। यहाँ पे P1 लिखो, यहाँ P2 लिखो, यहाँ P3 लिखो। ठीक है, यही यही डायग्राम ड्रॉ करो ना। पर ये मत लिखना, ऐसी डायग्राम लिखो, सिर्फ गोले लगाना, या कंस्ट्रक्ट बनाना, आप सिर्फ कंस्ट्रक्ट बनाओ। ठीक है, ये बना दिया। यहाँ पे P1 लिखना, यहाँ P2 लिखना, यहाँ P3 लिखना। ठीक है, अब नीचे क्या है, यहां पे लिखो इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट इक्वल टू क्या होगा? P1 इंटू P2। P1 की वैल्यू क्या है? 0.456। P2 की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस 0.244, माइनस 0.244। मल्टीप्लीकेशन क्या है इसका? क्या है? माइनस 0.112 111 क्या है? 0.112। हाँ लिखो, 0.112 लिख लो। ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? 0.509 इज योर डायरेक्ट इफेक्ट। अब क्या है, अब हम जाएंगे एक टेबल पे। ये टेबल कंट्रोल सी, अच्छा मैंने तो इसको वही कर रखा है। ये है मीडिएशन में क्या बोलता है? P1 and P2 is significant. P1 if P1 and P2 is significant, yes और no होगा। दो ऑप्शन आएंगे, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा हमें? ये देखो, ये सारे के सारे जो है ना सिग्निफिकेंट है आपके। ये ग्रीन है ना, ग्रीन रिलेशन दिखाया यहाँ पे, इससे पता चलेगा हमें कि सब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो P1 and P1 into P2 is सिग्निफिकेंट। ये जो है आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना, इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है आपका, ये। अच्छा, वो जो ऊपर वाला था ना आपका P1 इंटू P2, वो है सिग्निफिकेंट। कैसे सिग्निफिकेंट है? ये रिलेशन है कहां से? DP2 NTP2 DRI, दिख रहा है ना आपका ऊपर वाला जो है कर्व बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये है सिग्निफिकेंट। अब इस टेबल पे आ जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, P1 इंटू P2 सिग्निफिकेंट और नॉट। आपके केस में क्या सिग्निफिकेंट है? नहीं है? है कि नहीं है? है ना। फिर हम यहां पे आ गए, फिर बोलता है यहां पे आके आपने चेक करना है, इज P3 सिग्निफिकेंट? P3 सिग्निफिकेंट था कि नहीं था आपका? डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस टू डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन सिग्निफिकेंट थी कि नहीं थी? हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट थी ना, तो हमने बोला यस। यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गया। अब बोलता है, अब एक चीज करो कि इज P1 इंटू P3 इंटू P2 इज पॉजिटिव और नॉट? पॉजिटिव नहीं है, इसमें माइनस वैल्यू है एक। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है आपका माइनस है।
तो ये जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आपका आएगा कॉम्पिटिटिव मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन। ऐसी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। अब इतना बड़ा टेबल कौन याद रखेगा ना, और ठीक हाँ कर रही है, सच्ची बात है, कौन रखेगा इतना लंबा टेबल याद, क्यों, परखना पड़ेगा जब रिसर्च करनी है तो, पर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो हो जाता है। ठीक है, ज्यादा बोरिंग नहीं है, रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पर थोड़ा पढ़ते नहीं हम बस, बाकी नहीं कुछ भी। प्रेडिक्टिव रेलेवेंस की बात करता है ये कि एक जो पर्टिकुलर मॉडल है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी क्या है, वो कितना मीनिंगफुल है। ठीक है, इट मेजर द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शंस मेड बाय द मॉडल, हाइलाइट्स इट्स रिलायबिलिटी इन वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है, कितना रिलायबल है कि हम इसके रिजल्ट के ऊपर रिलाई करें। हो सकता है हमने बात की कि डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस इज लीडिंग टुवर्ड द रिविजिट इंटेंशन, हमने क्या किया, उन कंस्ट्रक्ट के ऊपर काम करने शुरू कर दिया कि जिसकी वैल्यू कम है, जिसकी वेटेज कम है, उन चीजों को इंप्रूव करो। जब हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में आउटर वेट की वैल्यू कर रहे हैं ना, तो उसमें वो दिखाता है कि किसकी वैल्यू कितना, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, जो जिसका कंट्रीब्यूशन कम है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ ना। तो रिसर्च तो ये बोल रही है कि जिनका कंट्रीब्यूशन कम है उनका रिसर्च कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, पर क्या वो मॉडल प्रेडिक्टेबल है, वो अच्छा रिलायबल है, ये बताएगा। ठीक है, ये है प्रेडिक्टिव रेलेवेंस की एक कमांड। हाँ जी, क्या हुआ, 2 मिनट बैठ जाओ, 9 दिन से बैठे हुए हैं, 10वें दिन आप थोड़ा, यू आर नॉट हैविंग पेशेंस, इट्स नॉट गुड। ठीक है, प्रेडिक्टिव रेलेवेंस सारी वैल्यूज वहां पे है, सब टेबल्स हैं, आपको वैल्यूज या वो करना है, क्राइटेरिया चेक करना है, ये बता देगा। इस जनरली ये है कि जब भी किसी भी मॉडल की वैल्यू क्यू, प्रेडिक्टिव रेलेवेंस को हम क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू कभी भी 0 से ऊपर होगी ना बोला, तो उस मॉडल की प्रेडिक्टिव रेलेवेंस होगी ही होगी। ठीक है, बेसिक सा क्राइटेरिया है, ज्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं है। ये है इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस। इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है हमने किया, इंपॉर्टेंस की वैल्यूज आती है वहां पे, आपको टेबल दिखाएगा, इंपॉर्टेंस की वैल्यू दिखाएगा, परफॉर्मेंस की वैल्यू दिखाएगा। इसका हमने क्या किया है, एवरेज किया है, इन दोनों का एवरेज किया है। जो एवरेज है उस एवरेज पे हम जो है वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये है इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस वैल्यू जो है आपकी किस तरफ को है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस इस तरफ को है आपकी, नहीं ये आएगा इंपॉर्टेंस 0.8, उल्टा तो नहीं बना दिया है, परफॉर्मेंस ऊपर को परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो 0.85 जो है वो इस पे हमने यहाँ पे यहाँ जैसे फॉल करेगी वैल्यू। ठीक है, 0.8 सॉरी 85 ये आएगा ना कहीं 90 और 80 के बीच में, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। एक है 0.17 यहाँ कहाँ आएगा, ये 0.16 तक है, 7 यहाँ जैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं फॉल कर रही है। हमें यहाँ पे भी बोलते थे ना, जो वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही है, हाई परफॉर्मेंस ऊपर को और हाई इंपॉर्टेंस यहाँ पे फॉल करेगी, वो वैल्यू सबसे अच्छी होगी। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस एंड लो इंपॉर्टेंस। ठीक है, परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं उस चीज। क्लियर, बीसीजी मैट्रिक्स की तरह, बीसीजी मैट्रिक्स देखा था ना मैं बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की में, जिसमें काओ डो क्वेश्चंस स्टार कैटेगरी थी, वो है चीज। ठीक है, तो ऐसा ऐसा है। ठीक है, इसी के साथ आपको आज रिसर्च से छुटकारा मिलता है। ठीक है, खुश होंगे आप लोग बहुत, है ना, बहुत खुश है। देखो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये है इसके साथ, देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप कल ही बहुत बड़े रिसर्चर बन जाओ। ठीक है, मैं यही नहीं चाहता कि इस साल के एंड तक आप बहुत बड़े रिसर्चर बन जाओ। किसी कंट्री को लीड करना है, किसी कंट्री को अगर लीड करना है ग्लोबल लेवल पे, तो रिसर्च अच्छी होनी चाहिए उस कंट्री की। ठीक है, तो आप जैसे यंग माइंड, हमारा तो हो गई उम्र अब, ठीक है, आप जैसे यंग माइंड्स हैं, दोज हु आर सपोज्ड टू डू द रिसर्च। टूरिज्म में बहुत
बहुत बहुत स्कोप है अभी, और ऊपर से लद्दाख जैसी जगह तो और भी। ठीक है, मास्टर अभी बैचलर वाले जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं टूरिज्म में। पूरी कंट्री में लगभग 30 से ज्यादा मेरे ख्याल से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो टूरिज्म में मास्टर्स करवा रही हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो नंबर ही ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा। ठीक है, मास्टर कर लिया। अब आप बोलोगे कि मास्टर के बाद क्या करेंगे हम? मास्टर के बाद नेट जेआरएफ की तैयारी करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी सारी स्कॉलरशिप दे रही है, उसकी तैयारी। आपको पता है जब आप पीएचडी करते हैं, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको अराउंड 35,000 आज की डेट में 35,000 पर मंथ मिलता है ना। 3 महीने में आप आईफोन ले लो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे है। आईसीएसआर जैसी एजेंसीज है जो आपको स्पॉन्सर करती है, फॉरेन ट्रैवल के लिए स्पॉन्सर करती है, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए स्पॉन्सर करती है। रिसर्च में बहुत फायदा है। यू कैन फिक्स योर ब्रांड। आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं कि हाँ मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो दुनिया में आपको लोग बुलाएंगे कि इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर आओ, है ना। आइंस्टीन ने क्या किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी ना, उसके बाद वर्ल्ड फेमस हो गया वो। उसने कितने अच्छे काम किए, और बड़े सारे ऑथर्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये है। इधर सोचो कुछ आगे, है ना, कि लड़कों का भी कंट्रीब्यूशन हो कुछ अच्छा। लड़कियां तो कर लेंगी, है ना, नहीं तो फोटो खींचते रहेंगे, फिर यही होगा। सिंपल सा रूल है लाइफ में, या तो फर्स्ट 25 ईयर्स आप इंजॉय कर लो, ठीक है, और योर रिमेनिंग लाइफ विल बी वर्स। इट्स ट्रू। आप देख लो किसी को, आप पूरी सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों में देख लेना, जिसने शुरू में बहुत ऐश की होगी ना, उसकी लाइफ बाद की लाइफ ना खराब ही होगी। देख लेना आप, अगर जवानी में मेहनत नहीं की तो बुढ़ापे में मेहनत करोगे। खुद सोचो, अभी तो थकान नहीं, कुछ नहीं फील होता ना। जब आप 25 से ऊपर जाओगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, अदर प्रॉब्लम, किसी को घर का प्रेशर। तो इसलिए 25 साल तक जबरदस्त मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप लोग। समझे आप लोग? पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छी चीजें सीखो। अब तो ऑनलाइन है, आप कोई भी कोर्स कर लो। यूजीसी बोलती है ड्यूल डिग्री कर लो। डाटा साइंसेज है, डाटा एनालिस्ट के कोर्सेज है, छोटे छोटे कोर्सेज है, मार्केटिंग के ऊपर कोर्स है, उनको करो। बट ऑन एन एवरेज आप सबका फोन स्क्रीन टाइम 6 घंटे से कम नहीं होगा। आई बेट। मतलब आप हर दिन 6 घंटे बेकार, बेकार, बिल्कुल बेकार खत्म कर रहे हैं। मतलब आपने अपना दिन ही 18 घंटे का बना दिया है। मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से मैक्सिमम जो है वो 6 घंटे स्क्रीन टाइम होगा आपका, मैक्सिमम का। तो क्या है उस, आपने जिंदगी सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप फोन यूज करो, और याद भी नहीं आपको कुछ क्या देखा, क्या किया, वो नहीं किया। अब यूट्यूब क्रिएटर तो है नहीं आपको जो पैसा आ रहा है वहां से, अननेसेसरली यू आर। आप में से है कोई क्रिएटर? एक दो ही होंगे, अगर होगा भी कोई तो एक ही होगा जिसका मोनेटाइज हुआ होगा चैनल। बट ऑल द टाइम्स यू आर पुटिंग रील्स एंड ऑल दीज थिंग्स ऑन द इंस्टाग्राम। ये आपके लिए नहीं, ये कंट्री के लिए भी चीज खराब है। वी आर नॉट प्रोडक्टिव। 6 घंटे रोज के, 3 घंटे रख लो आप, 3 घंटे रोज आप ऐसी जगह दे रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आप अपनी लाइफ के 3 घंटे ऐसे ही गवा रहे हैं। वो तो दिन का हुआ, महीने के निकालो, साल के निकालो, 20 एक साल में 2-4 साल आपके फोन पे निकल गए होंगे। इन कामों के लिए बने हम लोग? नहीं ना। काम करो, पढ़ाई करो, रिसर्च करो, नॉलेज गेन करो। कंट्री, हमारी कंट्री पहले सोने की चिड़िया बोलते थे, विश्व गुरु बोलते थे, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे, हमारे ऋषि मुनि होते थे, बुद्धिस्ट लोग थे, मॉन्क्स थे, इतनी सारी स्क्रिप्चर लिखी रखी है, मौलवी लोग थे, है ना। इतनी सारी स्क्रिप्चर, आप किसी मोनेस्ट्री में जाओ या किसी भी मॉस्क में जाओ, इतने सारे वो है ना वहां पे स्क्रिप्चर पढ़ी, किसने लिखी? वो पहले लोग लिखते थे, पढ़ते थे। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हम लोग। तो पढ़ाई लिखाई करो ताकि आपको पार्टनर भी अच्छा मिले और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। पढ़ोगे लिखोगे तो पार्टनर भी वैसा मिलेगा फिर। समझे आप लोग? ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर जस्ट लेट मी नो, ओके? And it was really good time to with you all.